गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट का। तो क्या जैसा कि हम जानते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो उसके 3 फेज़ होते हैं। एक होता है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन फेज़। तो आज हम जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के फेज़ में। तो जैसा कि जो डीएनए है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, जिसमें कि यूकैरियोट में अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे ओरिजिन साइट्स होते हैं, पर यहाँ पे हम एक ही ओरिजिन साइट को देखेंगे तो इसे बोलते हैं ओरी। ओरी का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट की एक विशेषता होती है कि इसमें एक सीक्वेंस होता है एटी। एटी का मतलब एडिनिन और थाइमिन, एडिनिन थाइमिन रिच सीक्वेंसेस होते हैं और इसको बोला जाता है, और एक और नाम दिया गया है जिसका नाम है ARS, मतलब ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस, राइट। और ये बेसिकली ईस्ट में कहा जाता है। तो सपोज एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि 5, उसमें एक साइट है ओरी साइट। वहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट तब होगा जब ORC, मतलब कि ओरिजिन रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आकर के बैठे, और फिर उसके बाद CDC6 और CDT1, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो आकर के यहाँ पर ORC कॉम्प्लेक्स के साथ बैठते हैं, और ये हेलिकेज जो कि डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है उसको बैठने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेलिकेज लोडर। हेलिकेज क्या है? ये MCM227, ये है हेलिकेज। ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो ये हेलिकेज आता है, यहाँ पर लोड होता है, और जब ये हेलिकेज CDC6, CDT1 और ORC ये सब लोड हो जाते हैं तो इस चीज़ को बोला जाता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर बेसिकली जीवन फेज़ जो है वो फेज़ एंड हो जाता है। अब जीवन फेज़ एंड हो चुका है, तो जीवन फेज़ एंड होने के बाद अगला फेज़ है एस फेज़, जिसमें तो जीवन से एस फेज़ में CDK और DDK, ये दो काइनेजेस यूज़ होते हैं। तो CDK जो होता है ये बेसिकली इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है? ये रिक्रूट करता है दो प्रोटीन्स को जिनको बोला जाता है CDC4045, और दूसरे प्रोटीन को बोला जाता है जिन्स। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, और जब ये रिक्रूट होता है तो ये MCM27 जो हेलिकेज है उसको अपना काम करने में मदद करता है, उसमें एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशंस का करके। इसके अलावा क्योंकि ये काइनेज है तो इसका मेन काम होगा फॉस्फोरिलेट करना। तो ये फॉस्फोरिलेट करेगा हमारे हेलिकेज को जिसका नाम था MCM227, और इसके अलावा ये दूसरे जो हेलिकेज लोडर था, जो हेलिकेज हेल्पर था, उसको फॉस्फोरिलेट करेगा जिसका नाम था CDC6, राइट। तो अब CDC6 फॉस्फोरिलेट हो गया है, और साथ ही साथ MCM227 भी फॉस्फोरिलेट हो गया, और ये CDC6 फॉस्फोरिलेट होकर के डिग्रेड हो जाएगा, और CDT1 भी इनहिबिट हो जाएगा जेमिनिन के द्वारा। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स है जिन्स और CDC45, ये आकर के हमारे डीएनए में बैठ जाएगा जहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे CMG कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? CMG कॉम्प्लेक्स। C का मतलब है CDC45, M हमारा है MCM227, और G है जिन्स। ये कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से तैयार है कि भाई अब हमारा काम शुरू हो और हम आगे काम कंटिन्यू करें, मतलब कि पॉलीमरेज करें। तो इस तरीके से MCM227 आगे बढ़ेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में। और उसके बाद हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन्स जो थे वो प्रोकैरियोट्स में भी थे, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो कि ट्राइमर होते हैं 3 आइडेंटिकल सब यूनिट के, वो आएंगे और आ करके इस कॉम्प्लेक्स पे, जहाँ पे ये सारा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स जो डीएनए के हैं, देखिए इस तरीके से, जैसे ये एक स्ट्रैंड हुआ, क्योंकि अब MCM227 ने क्या किया है, उसने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया है, तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन बबल टाइप का या रेप्लिकेशन फॉग टाइप का बन जाएगा, और यहाँ पर SSB प्रोटीन्स जो हैं वो आकर के बैठेंगे और वो इस फॉग को मेंटेन रखेंगे, मतलब कि दो सिंगल स्ट्रैंड्स को अलग अलग रखेंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से MCM227 आया, आगे कंटिन्यू हुआ, और यहाँ पर RNA प्राइमेज जो आएगा वो आ करके लेट डाउन होगा, और वहाँ छोटे छोटे RNA प्राइमर जो है वो एक प्राइमर लेट करेगा लीडिंग स्ट्रैंड पे, और बहुत सारे प्राइमर लेट डाउन करेगा कहाँ? लैगिंग स्ट्रैंड पे। तो ये लैगिंग है और ये लीडिंग स्ट्रैंड है। तो अब इतना अरेंजमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट एंजाइम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, जैसा कि हमारे प्रोकैरियोट में था, वहाँ सिर्फ एक डीएनए पॉलीमरेज था, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे है अल्फा,
डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, गामा और डेल्टा। इसमें से अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में करता है ड्यूरिंग एस फेज में। बट जो डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज गामा है ये एक अलग टाइप का होता है, ये इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में। तो हमेशा याद रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज गामा इन्वॉल्व होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब क्या हुआ, हमारा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो कि सबसे पहले आता है और वो आकर के डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट में इनिशिएट करने के लिए हेल्प करता है। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आया और आ करके इसने आरएनए प्राइमर से अटैच होके थोड़े और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ने न्यूक्लियोटाइड अटैच किए और इस डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस किया। यहाँ पर दो नए प्रोटीन आते हैं पीसीएनए और आरएफसी, जिनको बेसिकली क्लैंप और क्लैंप लोडर बोला जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को हेल्प करते हैं ताकि वो आराम से डीएनए स्ट्रैंड पर बैठ सके और डीएनए पॉलीमराइजेशन कर सके। तो यहाँ पर हमारा डीएनए पॉली रेप्लिकेशन जो कि इनिशिएशन फेज जो है वो ख़त्म होता है। और अगले वीडियोस में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के इलोंगेशन और टर्मिनेशन फेज की। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस video to your friends, and please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest update.